हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश गर्ग और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर पे जो आईआईटी ने पूछा हुआ था। ठीक है, इसकी लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है। क्लियर? तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और साथ में देखेंगे कि इससे रिलेटेड और कितने क्वेश्चंस हम लोग इसी क्वेश्चन से मल्टीपल कॉन्सेप्ट कैसे सीख सकते हैं। हम लोग देखेंगे इसी क्वेश्चन से कि आईआईटी इसी क्वेश्चन से और कितने कॉन्सेप्ट बना सकती थी और कितने नए क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते है ना, और इससे कितने हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो वो सब। और इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन का बहुत लैंग्वेज डिफिकल्ट है, तो शायद एवरेज पर्सन एग्जाम में देख के अगर देखेगा ना तो डायरेक्टली बहुत इजीली सॉल्व नहीं कर पाएगा, बहुत ब्रिलियंट होगा ना तो ही सॉल्व कर पाएगा। तो पहले इसकी लैंग्वेज समझने की कोशिश करेंगे, फिर इसको देखेंगे कि भाई एक एवरेज इंसान को कितना पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, और कैसे डील करना है इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ एन बी द नंबर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स लेस देन 2009 which can be expressed in the form of this version for some real x, then sum of the digits of n numbers, स्मॉल एन नेचुरल नंबर से डिनोट करते हैं, लेस देन 2000 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, है ना। पहली चीज तो इंपॉर्टेंट क्या है, देखो यहाँ से, है ना। इंपॉर्टेंट देखे तो नेचुरल नंबर, एक तो कॉन्सेप्ट है नेचुरल नंबर का, है ना। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 अप टू, है ना। तो हमें कब तक लेना है, 2009 तक, मतलब लेस देन 2009 तक ही चलना है। ये क्लियर हो गया, पहली बात तो ये समझ में आ गई हमको इस क्वेश्चन से। ठीक है, दूसरी बात, फंक्शन क्या है, फंक्शन ये एक फंक्शन, क्लियर। ये पहले एक ये फंक्शन गिवन है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले पहले इस फंक्शन को समझते हैं। अगर ये फंक्शन क्लियर हो गया तो ये क्वेश्चन इजी बन जाएगा, क्लियर है ना। तो पहले सिंपल से लेके मैं स्टार्ट करता हूँ सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर इस फंक्शन से। पहले इस फंक्शन को समझेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन पे जाएंगे, है ना। चलिए, ये देखो, ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की फंक्शन की बात क्या होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या शो करता है, हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में हमेशा एक लाइन लिखी होती है, क्या होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। क्या लिखी होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब इसका क्या मतलब है, पहले वो समझते हैं ना ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में। चलिए देखिए जरा, ये नंबर लाइन बना ली मैंने, ये 0 लिख लिया, 1 2, ये 3 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे -2 हो गया, यहाँ पे -3 हो गया, है ना। चलिए इस बात को समझते हैं ना। मैंने एक नंबर ले लिया x इक्वल टू 0.5। ठीक है, अब देखो 0.5 से लेस, 0 पॉइंट लिखा हुआ है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू, पहले लेस देन को समझते हैं फिर इक्वल टू को समझेंगे। लेस देन में 0.5 से लेस में जितने भी इंटीजर्स है, जैसे 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, उन सब में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो कौन सा है, 0। क्लियर हुआ। 0.5 के लेस में, लेस देन से जितने भी इंटीजर्स है उन सब में सबसे बड़ा इंटीजर जो है वो कौन सा है, 0। समझ में आ गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अगर मैं इसको 0.5 लिखूँ तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्लियर हुआ, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इक्वल टू का मतलब क्या है, और इक्वल टू एक्स, है ना। और इक्वल टू का मतलब क्या है कि हमेशा इंटीजर वैल्यू देना है। तो अगर इंटीजर वैल्यू दी तो इंटीजर वैल्यू ही दे देगा साथ के साथ। ठीक है, तो अब जरा देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो जरा, है ना, मान लो एक और पॉइंट ले लेते हैं, चलो देखो जरा, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ -0.5, -0.5, तो -0.5 से लेस में कितने इंटीजर्स है, -3, -2, -1, इधर से -4 भी रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, -1। तो यहाँ से देखें तो -0.5 की वैल्यू कितनी होगी, -1।
क्लियर कोई, ठीक है। अब इस बात को समझते हैं ना, जैसे मान लो मैंने 0 से 1 में कोई भी एक वैल्यू ली, जैसे मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू पुट की है ना, अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लूँगा है ना यहाँ पे, तो उसके लेस में कितने आएंगे, हमेशा इंटीजर, मैक्सिमम इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। इसका मतलब 0 से अगर मैं 0.99 तक भी चला जाऊँ, 0 से 0.99 तक चला जाऊँ, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, हमेशा 0 वैल्यू मिलेगी। मतलब 0 भी और 0% बस 1 पे नहीं जा सकता, जैसे ही 1 पे जाऊँगा 1 वैल्यू हो जाएगी, इक्वल टू को बोला ना, ठीक है, कि इंटीजर की वैल्यू तो इंटीजर ही होती है ना, लेकिन फ्रैक्शन की वैल्यू उससे लेस देन होती है। क्लियर, तो 0 से 1 तक, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं कि भाई 0 पे वैल्यू 0 देगा और 0 से 1 तक, लेकिन 1 पे नहीं। क्लियर हुआ, 0 से 1 तक लेकिन 1 पे नहीं। उस पॉइंट पे इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी, 0। क्लियर हो गया, 0 को मैंने इंक्लूड किया क्योंकि 0 पे वैल्यू 0 ही देगा, है ना, इंटीजर की वैल्यू तो इंटीजर ही रहती है ना, लेकिन 0 से 1 तक जितने भी पॉइंट्स हैं सब के अंदर ये वैल्यू क्या देगा, 0 देगा, है ना। जैसे ही 1 होगा 1 पे वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन क्लियर है ना। तो इस पॉइंट पे 1, ऐसे ही 1 से 2 लिखूँ, 1 पे 1 वैल्यू देगा क्योंकि इंटीजर है, और 1 से 2 के लिए जितने भी पॉसिबल वैल्यू हो जाए, है ना, सिर्फ 2 पे नहीं, उन सब के लिए क्या देगा, हमेशा 1 देगा। ऐसे ही 2 से 3 की बात करें तो हमेशा क्या देगा, 2 वैल्यू। क्लियर, ऐसे ही अगर नेगेटिव की बात करें, जैसे मान लो -1 से 0, -1 से 0 ये है ना, -1 से 0 का कोई भी पॉइंट लेंगे तो ये वैल्यू क्या देगा, हमेशा -1 ही देगा, लेकिन 0 पे नहीं देगा, ये माइनस। क्लियर हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट, है ना, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे काम करता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को कैसे डिफाइन कर लिया बेसिकली हम लोगों ने, देखो जरा यहाँ पे लिख लिया मैंने f(x) ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको सारी रेंज के लिए डिफाइन कर लिया। रेंज के लिए कैसे, ये 0 आ गया, x की कौन सी रेंज के लिए, देखो ये इक्वल टू लगा रहा हूँ मैं, ये 0 से ये 1 तक। क्लियर हो गया, ये 1 हो गया, 1 के लिए क्या होगा, 1 से 2 के लिए, ये 2 हो गया, 2 से 3 के लिए। क्लियर है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ऐसे ही कंटिन्यूसली चलता जाएगा। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं वापस से, है ना। पहले क्या देख लिया हमने, ये देख लिया, ये वाले फंक्शन का पता लग गया हमें, ये वाली चीज़ का। अब देखेंगे x से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है ना। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, नया फंक्शन ले लेते हैं, y' बोल देते हैं इसको। ठीक है, अब नए फंक्शन की बात करते हैं ना। नया फंक्शन ले लिया मैंने, y' इक्वल टू x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, है ना। चलिए देखिए, है ना, अब हमें तो ये पता है कि भाई 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, 0। 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, 1। 2 से 3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, 2, है ना, यही पता है हमको, है ना। तो अगर मैं इसका यूज करूं, जरा देखो इस फंक्शन को, x मल्टीप्लाई बाई 0 फॉर किसके लिए, रेंज डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, रेंज x की 0 से 1। ये बात समझ में आई। मैंने 0 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि x मेरा 0 से मल्टीप्लाई 0 से 1 के लिए, है ना, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी है, 0, 0 से 1 के लिए, है ना। x इंटू 1 से मल्टीप्लाई, कब, 1 से 2 के लिए। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, x इंटू 2 से मल्टीप्लाई, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कहाँ होगा, 2 से 3 के लिए। ये आपको क्लियर हो रहा है ना। ये देखो x इंटू 3, ये क्या होगा, 3 से 4। क्लियर है। तो अब मेरा फंक्शन क्या आ गया, बेसिकली फंक्शन मेरा आ गया यहाँ से, ये 0 हो गया, ये x हो गया, ये 2x हो गया, ये 3x हो गया, ऐसे कंटिन्यूसली चलता जाएगा, है ना। तो अब मैंने फंक्शन को अलग तरीके से डिफाइन कर दिया। फंक्शन को कैसे डिफाइन कर दिया, जरा देखो, इस y' फंक्शन की बात करें, ये भाई 0 है, व्हेन 0 से 1 होगा, x है 1 से 2 होगा। क्लियर,
है ना, 2x होगा, 2 से 3 होगा, है ना, 3x 3 से x, क्लियर, ऐसे ही चलता जाएगा। ये मेरा एक फंक्शन, क्लियर। अब देखो, अगर मेरा x 0 से 1 डिफाइन है तो पहले ही वैल्यू 0 है, अगर मेरा 1 से 2 डिफाइन है तो x मेरा पहले ही x है। अब जरा देखो, अगर मेरा x 2 से 3 डिफाइन है तो 2x की वैल्यू क्या होगी, ये देखें, अगर मेरा x पहले ही 2 से 3 डिफाइन है तो 2x की वैल्यू क्या होगी, वो देखें जरा। देखो इस फंक्शन को अलग से ले लेते हैं, देखो इधर देखो, अगर मेरा x पहले ही 2 से 3 डिफाइन है तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ तो 2x की वैल्यू 4 से 6 तक हो जाएगी। इसका मतलब y डैश x की 2 से 3 रेंज में वैल्यू क्या हो सकती है, 4 से 6 हो सकती है। क्लियर हुआ, है ना, ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही 1 से 2 में x पहले ही डिफाइन है और फंक्शन भी मेरा x है, मतलब मेरी y डैश की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से 2 ही हो सकती है। क्लियर, है ना। तो इस फंक्शन की वैल्यू, ऐसे अगर 3x की बात करें, इस 3x की बात करें, 3x की बात करें, है ना, ज़रा देखो, इस 3x की बात करें, यहाँ से x पहले कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, 3 से 4, तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 9 से 12। क्लियर, ये किसके लिए था, 2x के लिए। ये समझ में आया आपको। अब ज़रा देखो, अगर 2x यहाँ पे लिया मैंने, 4 से 6 वैल्यू है तो 4 मेरी वैल्यू हो सकती है, 5 मेरी वैल्यू हो सकती है, 6 नहीं होगी क्योंकि 6 इंक्लूड ही नहीं है। 4 से 6 लूँगा तो कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। ये समझ में आ रहा है, क्लियर, है ना, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, और 4 से 5 के बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, 4, 5 और 5 से लेके कुछ भी वैल्यू हो सकती है। क्लियर, है ना, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, इंटीजर वैल्यू तो 4 या 5 ही होगी, है ना। यहाँ से 9 से 12, क्लियर हो गया, है ना। इसका मतलब इस फंक्शन को अगर देखा जाए, y डैश x को अगर मैं देखा जाए तो ये वैल्यू हमेशा 0 देगा, कहाँ से, 0 से 1 के लिए, ठीक है। 1 से 2 के लिए ये हमेशा वैल्यू किस रेंज में देगा, इसी रेंज में देगा क्योंकि फंक्शन ही वही है ना, y की वैल्यू बता रहा हूँ, ये y की वैल्यू से 2, है ना। ऐसे ही 2 से x 3 तक जा रहा है, इस रेंज में क्या होगी वैल्यू, 4 से 6 तक। क्लियर हो गया, है ना, कि भाई x की वैल्यू अगर 1 से 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 1 से 2 ही होगी, क्योंकि y को ऐसे ही डिफाइन कर। ऐसे ही अगर फंक्शन मेरा 3 से 4 3x डिफाइन है, अगर मेरा x 3 से 4 डिफाइन है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 to 12, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी अब यहाँ से, 9 से 12 के बीच में ही आएगी वो। ये क्लियर हो गया, है ना। आई होप कि ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा, है ना, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट हो गया, थर्ड पार्ट, है ना, इसको मैं नया नाम दे देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, y डबल डैश x इक्वल टू, क्वेश्चन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इतना फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना, इतना फंक्शन हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख लूँ, y डैश x, क्योंकि इतना फंक्शन तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और उसका नाम मैंने क्या दिया था, y डैश x दिया था। तो दोनों को एक साथ लेने की कोशिश करते हैं। ज़रा देखो, यहाँ से 0 से 1 में y डैश मेरा पहले ही क्या है, 0 है ना, y डैश मेरा क्या है, पहले ही 0 है ना। तो अगर मैं इस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर भी लगा दूंगा, अगर मैं इस पर, तो भी वैल्यू 0 ही रहेगी। 0 से 1 में अगर मेरा y डैश पहले ही 0 है तो मैं इसमें अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर भी लगा दूँ तो वैल्यू 0 ही रहेगी। क्लियर हो गया, है ना। तो मैं क्या लिख लेता हूँ, ये देखो, 0 से 1 में मेरा y डबल डैश x वो क्या रहेगा, 0। ये क्लियर हो गया, है ना। अब 1 से 2 की बात करते हैं, 1 से 2 की बात करते हैं। 1 से 2 में देखो y डैश x मेरा कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2। अब इसके ऊपर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दूँ 1 से 2 में, है ना। तो 1 पहले इंक्लूड है और 2 इंक्लूड नहीं है। क्लियर, तो यहाँ क्या होगा, 1 भी वैल्यू देगा और
1.99 तक जाएगा और 1.99 ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, 1 ही वैल्यू देगा। मतलब 1 से 2 में y की अगर मैंने यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया तो वो के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगी, वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर। अब जरा देखो 2 से 3 की बात करते हैं। 2 से 3 जैसे ही रखा उसमें y की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 to 6। कितनी आ रही है, 4 to 6। अब मैं इस पर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया तो 4 और पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 5 हो सकती है। 6 तो इंक्लूड है ही नहीं, 4 पहले ही इंक्लूड है। ठीक है, अगर मान लो 4.8 हुआ, अगर मेरा y कैसे भी करके 4.8 आया, उस पर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाऊंगा तो वैल्यू क्या आएगी, 4। लेकिन जैसे ही 5.8 हुआ, 5.8 भी से रेंज में लाई करता है, तो अगर मैंने 5.8 लिया तो उसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाऊंगा तो 5 आ जाएगी। मतलब इसकी 2 वैल्यू पॉसिबल है, या तो 4 आएगी या 5 आएगी, है ना। तो हम लोग लिख लेते हैं कि इसकी वैल्यू या तो 4 है या 5। ठीक है, अब बात करते हैं 3 से 4 के रेंज की ना। देखो 3 से 4 में मेरा वाई डैश एक्स कैसे डिफाइन था, वाई डैश एक्स मेरा डिफाइन था 9 to 12। क्या था, 9 to 12। तो 9 तो पहले ही आ रहा है, अब 9.2 लिया तो 9 आएगा, है ना। 10.1 लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। और 11.2 लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, 11। क्लियर हो गया। 12 तो इंक्लूड होगा ही नहीं, है ना। तो इसकी 3 वैल्यू पॉसिबल हो गई, 9 हो गई, 10 हो गई और 11 पॉसिबल हो गई। क्लियर है ना। 9 से 12 में तो यही पॉसिबिलिटी है। तो ज़रा देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आ सकती है, 9 आ सकती है, 10 आ सकती है और 11। एक और ले लेते हैं ना, नेक्स्ट केस 4 से 5। 4 to x 5 लिया, 4 to अगर 5 लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखें तो अगर देखो ज़रा, ये 4 से मैं 5 ले रहा हूँ, यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, 4x आएगी कि नहीं आएगी। भाई 4 से x में 4 से 5 के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 4 होती है और x पहले ही मल्टीप्लाई है तो 4x हो जाएगी, है ना। अब देखो अगर मुझे 4x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा 16 to 20। क्लियर हो गया, है ना। तो अब इधर क्या वैल्यू हो जाएगी, 16 से 20। अब इस पर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दूँ, अगर मैं इस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दूँ तो अब क्या हो जाएगी, एक वैल्यू 16 आएगी, एक वैल्यू 17 आएगी, एक वैल्यू 18 आएगी और एक 19 आएगी, लेकिन 20 नहीं आएगी। क्लियर हो गया होगा आप, है ना, कि 16 आएगी, 17 आ सकती है, 18 आ सकती है, 19 आ सकती है, लेकिन 20 नहीं आएगी, 20 को इंक्लूड नहीं, है ना। तो यहाँ से वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 16 पॉसिबल है, 17 पॉसिबल है, 18 पॉसिबल है और 19 पॉसिबल। क्लियर। अब देखो एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। पैटर्न कैसे बन रहा है ज़रा देखो भाई, देखो 0 से 1 में तो 0 आ गया था, 1 से 2 में 1 आ गया था, लेकिन 2 से 3 में क्या हुआ, ये 2 का स्क्वायर आया। 3 से 4 में क्या हुआ, ये 3 का स्क्वायर आया। 4 to 5 में क्या हुआ, ये 4 का स्क्वायर आया। क्लियर हो रहा है, जो भी यहाँ पे नंबर है उसका स्क्वायर पहले आ रहा है। क्लियर। इसका मतलब अगर मैं 5 to 6 जाऊँगा तो पहला नंबर क्या आना है, 25 ही आना है। क्लियर हो गया, है ना। दूसरी बात, इसमें 1 टर्म थी, इसमें भी 1 टर्म है, इसमें 1 टर्म थी, इसमें 2 टर्म है, इसमें 3 टर्म्स है, इसमें 4 टर्म्स है, ये 4 टर्म्स है। तो नेक्स्ट क्या आएगी, 5 टर्म्स आएगी। क्लियर। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 5 टर्म्स आएगी, 26, 27, 28 और 29। ये क्लियर हो गया, है ना। ऐसे करके हमको टर्म्स निकालनी है, ऐसे करके हमको क्या करना है, टर्म्स निकालनी है। लेकिन 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 हमें नंबर क्या रखना है, 2009 से लेस। क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है। क्लियर हो रहा है। अब क्या करना है, हमें नंबर लेस देन 2009 तक जाना है ना। और दूसरी बात, ये तो क्लियर हो गया, नेचुरल नंबर कहाँ से डिफाइन था, 1 से डिफाइन था। नेचुरल नंबर कहाँ से था, 1 से डिफाइन था। 1 से डिफाइन था तो हम ये वाला केस भी नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे आ रहा था 0 और 0 नेचुरल नंबर नहीं, है ना। मतलब ये पूरा पैटर्न सिर्फ इसके लिए डिजाइन था, है ना। तो अब हमें कहाँ तक जाना है, 2009 से लेस तक जाना है, 2009 से लेस तक जाना है। अच्छा, मेरा पहला जो नंबर है वो किसी ना किसी का स्क्वायर आ रहा है, पहला नंबर है वो किसी ना किसी का स्क्वायर आ रहा है ना। तो ज़रा सोचें अगर स्क्वायर के बारे में कि भाई 2009 से लेस ऐसा कौन सा स्क्वायर है। इंटरेस्टिंग है ना। तो देखो 45 का स्क्वायर 2025 होता है ना। 45 का स्क्वायर
2025 होता है, और 44 का स्क्वायर कितना होता है 1916, ये होता है ना। 44 का स्क्वायर कितना हो गया 1916 हो गया, है ना। ये 2009 से लेस भी है, ये तो ग्रेटर हो जाएगा। इसका मतलब लास्ट डिजिट मेरी 2009 से लेस कितनी आएगी, 44 का स्क्वायर तो आएगा। इसका मतलब मेरा लास्ट डिजिट जो है, मतलब जो लास्ट नंबर है वो 44 का स्क्वायर तो आएगा ही, है ना, क्योंकि 1916 2009 से तो लेस ही है, 44 का स्क्वायर है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर 1 था तो 1 टर्म आई थी, स्टार्टिंग नंबर 2 है तो 2 टर्म आ गई थी, स्टार्टिंग नंबर 3 है तो 3 टर्म्स आ गई थी, स्टार्टिंग नंबर 4 है तो 4 टर्म्स, स्टार्टिंग नंबर 5 है तो, इसका मतलब एट द एंड 44 पे स्क्वायर पे पहुँचूँगा, है ना, 44 के स्क्वायर पे पहुँचूँगा, तो टोटल टर्म्स कितनी भी आएगी वो 44 का स्क्वायर प्लस 44 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 44 का क्यूब स्क्वायर प्लस 2, ऐसा करके आएगी कुछ। क्लियर हो रहा है ना, ये समझ में आ गया। और लास्ट में क्या रेंज बनेगी 44 से 45 तक, ऐसी कुछ बनेगी, है ना। तो टोटल टर्म्स कितनी आएगी 44 स्क्वायर प्लस 44, ऐसी कुछ टर्म बनेगी। क्लियर हो गई। अब क्या पूछ रहा है वो, अब जरा देखो, अब पूछ रहा है वो कि टोटल सम कितना है ना, टोटल सम कितना है। क्वेश्चन यही तो था इंटरेस्टिंग, लेट इफ n बी द नंबर ऑफ n नेचुरल नंबर्स लेस देन 2009 विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस। क्लियर हो गया। कितने ऐसे नंबर है जिनको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कितने ऐसे नंबर्स हैं, है ना, कितने ऐसे नंबर्स हैं। जरा यहाँ से एक नंबर बन रहा है, यहाँ से 2 नंबर ऐसे हैं जिनको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यहाँ से 3 नंबर बन रहे हैं, यहाँ से 4 नंबर बन रहे हैं, यहाँ से 5 नंबर, ऐसे करते जाएंगे तो यहाँ से लास्ट कितने नंबर बन रहे हैं 44 नंबर्स बन रहे हैं, है ना। पहला 1, फिर ये 2 नंबर्स बन रहे हैं, 3 नंबर्स बन रहे हैं, 4 नंबर बन रहे हैं, यहाँ से 5 नंबर बन रहे हैं, यहाँ से ऐसे मिला के लास्ट पे एंड पे 44 नंबर बन रहे हैं। इनका सम निकालना है, मतलब टोटल सम क्या निकलेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 अप टू 44। क्लियर हो गया। अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, जरा देखो इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, सम ऑफ n नंबर्स क्या होता है n × n + 1/2, यही होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 44 × 44 + 1 / 2, ये क्या हो जाएगा 22 × 45, कितना हो जाएगा 990, है ना। क्या हो गया 990। अब क्वेश्चन में एक और चीज़ है, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन क्या है, देन सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ n, क्या क्वेश्चन है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ n, है ना, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ n। तो 990 है तो सम क्या होगा 9 + 9 + 0, आंसर क्या हो गया 18 आंसर है ना। बहुत इजी क्वेश्चन नहीं था, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था। लाइक क्वेश्चन ही इस तरीके से फ्रेम था कि कॉन्सेप्ट तो आपने यहीं लगा लिया था, कॉन्सेप्ट तो आपने यहाँ लगा लिया था, उसके बाद आपने लगाया लॉजिकल रीजनिंग। ये जितने भी केस फाइंड आउट किए कि 2009 का लेस होना चाहिए तो वो 44 का स्क्वायर है ना। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का कॉन्सेप्ट आता होगा तो आप इस अप्रोच तक यहाँ तक पहुँच पाओगे। अब जरा देखो अगर ये क्वेश्चन को इसी तरीके से दे देता, है ना, ये क्वेश्चन को, अब मैं बात करता हूँ कि इससे और क्या क्वेश्चन बन सकते थे। अगर ये क्वेश्चन इसी तरीके से दे देता और ये पूछता सिर्फ इसी तरीके से कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्या पूछता, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। ज़रा देखो हम लोग इतना प्रोसेस पे गए, एट द एंड लास्ट में वैल्यू क्या है 44 का स्क्वायर प्लस 44 ही तो है, ये आपको क्लियर हो रहा है। एट द एंड हमारी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 44 का स्क्वायर प्लस 44, तो यही मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू इस पूरे फंक्शन की, सेम कंडीशन के लिए कि 2009 से लेस होना चाहिए, उस कंडीशन के लिए ये मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर हो गया, है ना। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बनता हो, ये सारी कंडीशन के बना। क्लियर हुआ, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो आई होप कि आपको ये पूरा सेशन पसंद आया होगा। आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का तो फंडा देखा ही कि वो कैसे सॉल्व होता है, लेकिन साथ में उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, और एक ब्रिलियंट स्टूडेंट कैसे अप्रोच करता है किसी क्वेश्चन को, वो भी आपको समझ में आया होगा, है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन नहीं था, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन पहले उसको
सोचो कैसे, एग्ज़ाम के अंदर कैसे सोचना है वो पता होना चाहिए, है ना। तो आप बेसिक से चलिए, जैसे मोड एक ग्रेटेस्ट इंटीजर था तो पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर पे चले हम लोग, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर से फिर उसको एक्स से मल्टीप्लाई किया, फिर उसकी सारी कंडीशन लिखी केस के साथ, फिर उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया और उसकी पॉसिबल वैल्यू। जहाँ तक आप इस जगह तक पहुँच जाओगे ना, इस जगह तक, तो आपने आधे से ज़्यादा क्वेश्चन ख़त्म कर लिया, है ना। मेन डिफ़िकल्ट पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो जनरली आईआईटी में बहुत कम पूछा जाता है। मतलब एक क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट बनाने के लिए बस ये चीज़ें लगाई जाती है जो इन्होंने लॉजिकल रीजनिंग लगाई थी कि एन नेचुरल नंबर है 2009 से। एक्चुअल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के बेस तो यहीं ख़त्म हो गया था, है ना। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे बेस तो यहाँ, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में था। क्लियर। आई होप कि आपको पूरा सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कुछ समझ में आया, ठीक है, आपने नया कॉन्सेप्ट सीखा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिएगा ना एक बार। आप भी ऐसे कीजिएगा कि हमेशा जब भी आईआईटी का कोई भी क्वेश्चन हो, आईआईटी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं बहुत अच्छे से फ्रेम होते हैं ना, बहुत लॉजिकल होता है, बहुत बहुत सब कुछ बहुत, तो उसका पूरा एनालिसिस कीजिए कि वो क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है ना। क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी हो सकता है कि उसी क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, है ना। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले तो उसकी प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, है ना। इससे पहले भी मैंने एक और वीडियो डाली हुई है, वो है मॉड फंक्शन पे, तो प्लीज़ उसको भी जाके देखिएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ लगता है, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक, ठीक है, सब्सक्राइब माई चैनल, है ना, और कमेंट बॉक्स में बताइए और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।